जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी अपने घर पर बिल्कुल कुशल पूर्वक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के बारे में जाना। तो दोस्तों, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि टेंस जो 3 तरह की होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें से हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, उसके बारे में भी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग आज सीखने वाले हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी के वाक्यों में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचाना जाता है। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे। हम लोग रूल के आधार पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का रूल आखिर होता क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप सबों को आज सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टेंस। जो कार्य, जो काम अगर वर्तमान समय में हो रहा हो, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। और प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस 4 तरह की होती है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज़रा वीडियो में बने रहेंगे, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, अर्थात कभी भी नहीं सीख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस का पहला भेद जो है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस 4 तरह की होती है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 तरह का प्रेजेंट टेंस होता है, और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रही होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोग रूल के अनुसार आज हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में पहचानने का क्या रूल है, यदि कोई वाक्य है तो उस वाक्य के अंत में हम लोग देखेंगे, अगर लिखा हुआ रहता है ता है, चाहे ती है, ता हूँ, या फिर ती हूँ, या फिर ते है, या फिर ते हो, इसमें से कोई भी शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखाई पड़ती है, तो वो सेंटेंस, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का होगा। तो दोस्तों, और इंग्लिश में इसका क्या रूल है, पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, वर्ब के साथ में या तो एस या फिर ईएस होगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो इसी रूल के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहले इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वाक्य है कौन से टेंस में है। तो पहचानने का तरीका क्या बताएं कि किसी वाक्य के अंत में इसमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य के अंत में दिखाई पड़ता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल होता है, सब्जेक्ट V1 या फिर V1 के साथ में एस और ईएस लगा हुआ रहेगा और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वाक्य है, मैं खाना खाता हूँ। वाक्य के अंत में आप देखेंगे तो लिखा हुआ ता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य के अंत में दिखाई देता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है। और इस वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में एस बोले तो सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए क्या आई देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद या तो V1 या फिर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। तो आई के साथ में हमेशा V1 का यूज होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मैं क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो यहाँ काम क्या कर रहा है, मैं खाना खाता हूँ, खाने का काम कर रहा है। तो खाना का क्या होता है, इट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट, आई इट, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई इट, V1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, क्या खाने का काम कर रहा है, तो खाना, खाना के लिए क्या होगा, फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया गया आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले इस वाक्य को बनाने के लिए वाक्य के अंत में देखेंगे लिखा हुआ है क्या, ते है। तो ते है, देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है जो कि प्रेजेंट में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग के लिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, वी। अब सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर एस या ईएस वाला वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वी के साथ में हमेशा जो है सो V1 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखना होगा ये जो सब्जेक्ट है क्या काम कर रहा है, तो बोलते हैं, बोलने का काम कर रहा है। तो बोलना क्या होगा यहाँ पर, स्पीक, वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट क्या बोलने का काम कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, अंग्रेजी, अंग्रेजी को क्या बोलेंगे, इंग्लिश। वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, इस दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ में आया। तो इसी तरह से
एक और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को। वह गाना गाता है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है ता है, और जब किसी वाक्य के अंत में ता है अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है। जैसे ता है, देखिए ये शब्द आपको तो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। अब इस वाक्य को बनाने के लिए हमको रूल की आवश्यकता पड़ेगी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का कौन है, तो वाह के लिए क्या होगा, ही। अब सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब या तो V1 या फिर एस या ES वाला वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ये नहीं बल्कि एस या ES वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है क्या काम कर रहा है, गाता है, गाने का काम कर रहा है, तो गाना क्या होगा, सिंग। अब इसके साथ में एस देंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा वर्ब के साथ एस का यूज़ करते हैं, ES का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एस का यूज़ किए हैं। ही सिंग्स, वह गाता है। अब क्या गाने काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर गाना गाने काम कर रहा है, तो गाना गाने के लिए हम लोग लिखेंगे ए सॉन्ग। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। तो दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल से भी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अमन एक पत्र लिखता है। अमन एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, कौन है, अमन। तो सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे अमन। उसके बाद देखना है क्या कि अमन क्या काम कर रहा है, अर्थात वर्ब कौन सा होगा सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखता है, तो लिखना का क्या होगा, राइट। यहाँ पर अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो इसके साथ में हमेशा वर्ब जो आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। अभी यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ये प्लूरल वर्ब है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस देना होगा, मतलब वर्ब में एस, राइट्स। अमन लिखता है, तो अमन क्या लिखने काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे एक पत्र। तो क्या लिखेंगे, ए लेटर। अमन राइट्स ए लेटर, अमन एक पत्र लिखता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचाना जाता है उस चीज़ को भी आपने देखा। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल होते हैं उस रूल को भी आपने देखा। तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हमेशा बनाते वक्त पहले हिंदी में उस वाक्य के अंत में देखना होगा ता, ते, ती, ता, हूँ, ती, हूँ। अगर ये सब शब्द दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जब होते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा एक रूल। इसी रूल के आधार पर वाक्यों को ट्रांसलेट की जाती है। तो दोस्तों
इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, आपको भली भांति जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हम लोग उसे सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।